नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। सांदीपनी आश्रम में महर्षि सांदीपनी और भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को ठंड से बचाने के लिए गर्म वस्त्र पहनाए गए। साथ ही भगवान के सम्मुख अंगीठी भी जलाई गई। 2 दिन मावठा गिरने के बाद सर्द हवाओं ने पूरे प्रदेश को ठंड के आगोश में ले लिया है। उज्जैन में पिछले 2 दिनों से लगातार तेज हवाओं के कारण ठंडा माहौल बना हुआ है। बढ़ती ठंड को देखते हुए उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की आयु में सांदीपनी आश्रम में पढ़ने आए थे। बाल्यावस्था होने के कारण उनकी सेवा की जा रही है। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी आश्रम पर ठंड के कारण भगवान को आकर्षक गर्म वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। महर्षि सांदीपनी और गुरु माता को ऊनी शॉल ओढ़ाई गई एवं लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को ऑरेंज कलर के चमकीले स्वेटर और टोपी पहनाई गई। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप होने के कारण भगवान के सामने अंगीठी प्रतिदिन जलाई जाएगी ताकि भगवान के बाल स्वरूप को ठंड से बचाया जा सके। पंडित रूपम व्यास ने बताया कि श्री कृष्ण शिक्षा स्थली पर भगवान बाल्यावस्था में आए थे, इसलिए भगवान को ठंड से बचाने के लिए अंगीठी और ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति के साथ भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं और गर्म ताप दिया जाता है। 11 साल और 7 दिन की आयु में श्री कृष्ण पढ़ने आए थे, इसलिए बालक के रूप में उनकी सेवा की जा रही है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली पर दूर दूर से श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सर्द हवाओं के बीच भगवान को आकर्षक रूप में देखकर काफी खुश नजर आते हैं। इंदौर से आई श्रद्धालु ने बताया कि हमने पहली बार देखा है कि भगवान के हाथ में पेन और पट्टी है। वहीं श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा जी को ऊनी वस्त्र पहने देखा है। उनके सामने एक अंगीठी भी जलाई गई है ताकि भगवान को ठंड से बचाया जा सके। जैसे हम अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को सिगड़ी से ताप दिया जा रहा था, भोग लगाया जा रहा था उन्हें, और उन्हें गर्म वस्त्र पहनाए गए हैं क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है। जैसे हम सभी ने स्वेटर पहना हुआ है, ठंड लगती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा भी यहाँ की जाती है। उन्हें भोग लगा के, सिगड़ी से ताप दे के और गर्म वस्त्र पहना के, यही देखा हमने। मात्र 11 साल और 7 दिन की उम्र में पढ़ने के लिए आए थे। चूँकि 11 साल और 7 दिन की उम्र में एक बालक की होती है, एक छोटा बच्चे के रूप में होती है, तो हमारे इस आश्रम में आज भी भगवान को बालक जानकर ही यहाँ पर उनकी सेवा पूजा की जाती है। जैसे अभी शीतलहर का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है उज्जैन अवंतिका नगरी में भी, तो हमारे यहाँ जो पूर्ण सांदीपनी वंश परंपरा अनुसार पुजारी परिवार के द्वारा जो वंशानुगत व्यवस्थाएं हैं जो आज भी जारी हैं शीतलहर के प्रकोप के कारण, हाँ, यहाँ पर भगवान को हम लोगों ने गर्म वस्त्र धारण कराए गए हैं, गर्म टोपा पहनाया है, भगवान को स्वेटर पहनाया गया है और भगवान को ताप मिले तो ताप के लिए हम लोगों ने सिगड़ी भी जलाई है ताकि उनको गर्माहट बनी रहे, किसी प्रकार को सर्दी का उनको एहसास ना हो। साथ ही गुरु सांदीपनी जी और गुरु माता जी को भी शाल ओढ़ाई गई है। और चूँकि भोग का भी परिवर्तन है क्योंकि भगवान को दूध और जलेबी का हम लोग भोग लगाते हैं ताकि उनको गर्माहट बनी रहे और भोजन में भी गर्म भोजन परोसा जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में यूरिया खाद की कमी होने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उज्जैन जिला कलेक्टर ने जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद होना बताया है। अब तक जिले में 30,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद मिली है। वहीं 27,000 मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। उज्जैन की कई सोसाइटियों में खाद की आपूर्ति भरपूर बताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की बोवनी पूर्ण हो चुकी है। उज्जैन जिले में भी करीब खेतों में गेहूं की बुवाई हो चुकी है, जिसके बाद किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ने लगी है। उज्जैन के कृषि उपज मंडी स्थित समिति के एक किसान को 4 बोरी खाद की एक पावती दी जा रही है। 2 दिन बाद फिर किसान उसी पावती पर 4 बोरी ले सकता है। खाद को लेकर सोसाइटी के बाहर लाइन लगी हुई है। किसानों को टोकन के माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है। कई किसान आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिलने से आज भी नाराज है। तो वहीं उज्जैन जिला कलेक्टर का कहना है कि उज्जैन में पर्याप्त मात्रा में खाद है। उज्जैन जिले के जगोटी गांव के किसान सुरेश मंडी में फसल बेचने व खाद खरीदने आए थे। उन्होंने बताया कि बोवनी के समय अधिक आवश्यकता थी।
उस समय खाद अधिक मात्रा में नहीं मिल सकी। आज भी लेने पहुंच रहे हैं तो एक दिन का समय बताकर टोकन दिया गया है। संचालक द्वारा सर्वर डाउन होने की बात की गई है। 1 बीघा में 2 बोरी खाद की आवश्यकता होती है। 20 बीघा जमीन होने के बाद भी 4 बोरी दी जा रही है। प्राइवेट संचालक 1 बोरी 400 से लेकर 500 रुपए में दे रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि यूरिया की कमी उज्जैन जिले में नहीं है। शासन के सख्त निर्देश है कि सोसाइटी के सदस्यों को ही यूरिया खाद दी जाए। डिफाल्टरों और अन्य किसानों के लिए जिले में 11 केंद्रों से नगद राशि देकर ही यूरिया खरीदना है। लगातार यूरिया सप्लाई मिलने से पर्याप्त मात्रा में यूरिया है। अब तक 30,000 टन यूरिया मिल चुकी है। 27,000 टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। जिले में बोवनी भी पूरी हो चुकी है। हम खाद के लिए आए सर। पहले तो हमने माल बेचा, वहाँ माल की गाड़ी लाए तो वहाँ खड़ी करी। इसके बाद हमने नंबर लगाया कि वो लाना पड़ेगा, आधार कार्ड लाना पड़ेगा, जिसके बाद वो पावती भी लाना पड़ेगी और यहाँ लाइन में लगना पड़ेगा। और तो हम सुबह से आके खड़े हैं, अब वो लाइन लगती गई और वो टोकन बांट रहे। कल का 1 दिन एडवांस टोकन देते, फिर दूसरे दिन माल देते हैं। और उस पर और बता रहा, क्या मालूम चलता है नहीं चलता। वही बोलते हैं कि सर्वे डाउन चल रहा नहीं चल रहा, अपने को क्या मालूम। अब हमको क्या मालूम कि सर्वे डाउन चल रहा कि नहीं चल रहा। वो बताते कि सर्वे डाउन ये किस चीज़ के लिए आप क्या खाद के लिए आए हैं। आवश्यकता मतलब कम से कम 1 बीघे में 2 बोरी चाहिए। 2 बार खाद डालते हैं। पोषक गेहूँ के में मतलब 2 बार खाद डलता है। 1 बीघे में 2 बोरी। और उसमें से मात्र एक पावती के ऊपर दे रहे हैं। अब ये 20 बीघे की हो, 10 बीघे की हो, ये 2 बीघे की हो, 4 भी तो इसमें 4 मिल रही है। फिर प्राइवेट खरीदना पड़ रही है। तो प्राइवेट भी कहाँ मिल रही? प्राइवेट में भी तो नहीं दे रहे हैं ना। नहीं, प्राइवेट दे रहे तो 500, 700 रुपये। यहाँ पे कितने मिलते हैं? अब यहाँ पे 266 ऐसा 75 ऐसा कुछ है। ये आपका नाम भाई? मेरा नाम सुरेश पवार जगोटी। देखिए, इस बार यूरिया की दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत इस बात पे आती है कि शासन के निर्देश हैं कि यूरिया सोसाइटी से उन्हीं को दिया जाए जो उसके क्रियाशील मेंबर हैं। बहुत से लोग जो डिफ़ॉल्टर हैं उनके लिए व्यवस्था है कि उनको नगद बिक्री केंद्र जो बने अपने ज़िले में 11 वहाँ से लेना है। और पर्याप्त सप्लाई यूरिया की है, लगातार हमें मिल रही है। अब तक लगभग 30,000 टन यूरिया हमें मिल चुका है। 27,000 करीब वितरण हो गया है और बोनी भी हमारे ज़िले में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आगे भी यूरिया की निरंतरता बनी रहेगी। यहाँ भीड़ भड़ा चाली रो सर। और टोकन दिवाती, टोकन हवे न मरी गया तो अभी लाइन में उबा। कितने बोरी दे रहे हैं? कितने बीघा पे? 4 कितने बीघा पे? 10 बीघा पे। तो जरूरत कितनी है तुमको? अब 10 एक बीघा की 1 बोरी चाहे तो 10 बोरी की जरूरत है। क्या बोल तो रहे हैं? ये 4 दे रहा। बस ये जो लिखी दे दी जो सही हमका ही कहा है। 4 ही मिले। 4 ज्यादा नहीं मिले। बारिश के चलते कान्ह नदी का दूषित पानी शिप्रा नदी में मिलना शुरू हो चुका है। गौघाट पाले के गेट खुलने से दूषित पानी में झाग बन रहे हैं। पिछले 2 दिनों में उज्जैन इंदौर संभागों में हुई मावठे की बारिश के बाद शिप्रा का जलस्तर बढ़ गया है। पानी छोटे पुल के 4 फीट नीचे बह रहा है। वहीं दूसरी ओर कान्ह नदी का दूषित पानी भी नदी में पूरे दबाव के साथ एकत्रित होने लगा है। इस कारण गौघाट पाले के सभी गेट खोलकर दूषित पानी को आगे बहाया जा रहा है। गौघाट पाले के गेट खोलने के बाद कान्ह नदी के दूषित पानी से झाग बनने लगे हैं। यही पानी आगे बढ़कर भूखी माता, नरसिंह घाट और राम घाट तक पहुंच रहा है, जिसमें लोगों ने पर्व स्नान और दीपदान भी किया है। सुबह छोटे पुल से 4 फीट पानी नीचे बह रहा था। नालों की गंदगी के कारण कान्ह का दूषित पानी गौघाट पाले की बारिश के बाद तेजी से एकत्रित होते हुए पाले के ऊपर बहने लगा। वही कारण रहा है कि पीएचई द्वारा गौघाट पाले के सभी गेट खोल दिए गए हैं। वर्तमान में त्रिवेणी से लेकर सिद्धनाथ घाट तक अब शिप्रा नदी में कान्ह का दूषित पानी बह रहा है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त ने नगर में जल के अपव्यय को रोकने एवं जुलाई तक जल व्यवस्था के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। लीकेज के कारण पानी का अपव्यय अत्यंत खेदजनक है। त्वरित संधारण सुनिश्चित करें। जल प्रदाय व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक में जल प्रदाय व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त ने प्रतिदिन होने वाली पानी की खपत की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि अभी गंभीर में 1867 MCFT पानी है।
प्रतिदिन 8 MCFT पानी की खपत के मान से जल प्रदाय जुलाई के दूसरे सप्ताह तक किया जा सकता है। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि फिलहाल कम से कम 31 जुलाई तक जल प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु प्रतिदिन पानी की खपत को कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। जो वाल्व खराब हो गए हैं उन्हें बदला जाए। जहां जहां लीकेज के कारण पानी अनावश्यक बह रहा है वहां लीकेज बंद की जाए। बिना टूटी के ओपन लाइन से बहने वाले पानी को रोका जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में पानी का अपव्यय न हो। शीत ऋतु ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं। पिछले 4 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। अरब सागर में नमी के कारण प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की वजह से उज्जैन जिले में लगातार 2 दिन में 34 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से शीत ऋतु ने अपने पग फैलाना आरंभ कर दिए हैं। जिसके फलस्वरूप पिछले 4 दिन में सूर्य देवता ने किसी को भी अपने दर्शन नहीं दिए हैं। शीत ऋतु का आलम यह है कि दिन भर घटावने बादल छाए रहे हैं तो शाम से लेकर सुबह तक घना कोहरा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है और शीत ऋतु के लिए गर्म कपड़ों की दुकान पर भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव आरओ वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नानाखेड़ा, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कार की छत पर बैठकर स्टंट करना कार मालिक को महंगा पड़ा है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, लेकिन स्टंट करने वाले युवक फिलहाल पुलिस गिरफ्त से दूर है। उज्जैन में कार से स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया था। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कार मालिक को आरोपी बनाया और इंदौर से गिरफ्तार कर उसे उज्जैन लाया गया है। यातायात डीएसपी ने बताया कि कार मालिक को पकड़ा गया है। कार को जब्त कर यातायात थाने ले जाया गया है। कार मालिक का भाई उस दिन कार लेकर उज्जैन आया था। जो लड़के वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वे इंदौर के रहने वाले हैं। सभी उज्जैन आए थे। इस दौरान उनका किसी ने स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने कार को जब्त किया है। फिलहाल स्टंट करने वाले युवकों की पुलिस तलाश कर रही है। सर, एक सोशल मीडिया पे स्टंट करते हुए युवक वायरल हुए, इस प्रकार से कार्रवाई की गई। जैसे ही हमको मालूम पड़ा था कि सोशल मीडिया पे इस तरह के कोई लड़के ये वाहन चलाकर वो ट्रैफिक वायोलेशन कर रहे थे और एक
गलत मैसेज समाज में जा रहा था। तो हमारे यहाँ थाना प्रभारी ट्रैफिक में यातायात में पदस्थ थाना प्रभारी दिलीप सिंह परिहार को यहाँ से रवाना किया गया था, जिन्होंने वहाँ पर तस्दीक में मालूम पड़ा कि वो गाड़ी जो ओरिजिनल नाम था उसके बाद वो 3-4 जगह बिक चुकी है, उसको सेल आउट किया जा चुका है। तो इन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उनको साथ में लेते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर उस गाड़ी को ट्रेस आउट किया, उसको बरामद किया और उसका जो वर्तमान में मालिक है उसको साथ लेकर यहाँ पर गाड़ी उज्जैन थाना यातायात थाना में लाके खड़ी की गई है। सर कौन युवक है, कहाँ के युवक है? ये इंदौर के रहने वाले हैं, सेंटिंग का कार्य करते हैं और जो अब वर्तमान में मालिक है उसका भाई था, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए होंगे उज्जैन में दर्शन करने के लिए और फिर उनके द्वारा ये हरकत की गई। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन एवं नगर निगम की टीम अलर्ट हो गई है। निराश्रित लोगों के लिए अटल रेन बसेरे में पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए उज्जैन जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने रेन बसेरे में सर्व सुविधा उपलब्ध करा दी है। जो भी बाहर से या उज्जैन में मजदूरी करने वाले बेघर लोग हैं, वे रात्रि अटल रेन बसेरे में गुजारते हैं। अटल रेन बसेरे में ओढ़ने के लिए कंबल, सोने के लिए पलंग, नहाने के लिए गर्म पानी, सुबह और शाम को नियमित रूप से चाय और अधिक ठंड पड़ने पर तापने के लिए अलाव की व्यवस्थाएं भी कराई गई है। मीडिया ने कड़ाके की ठंड में अटल रेन बसेरे का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि अटल रेन बसेरे की हालात एकदम सही है। जिला प्रशासन ने अटल रेन बसेरे में सोने के लिए साफ पलंग, ओढ़ने के लिए कंबल उपलब्ध कराए हैं। सुबह और शाम के समय चाय भी जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और कड़ाके की ठंड में अलाव की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था बहुत बढ़िया है महाराज जी। यहाँ ठंड से बचने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और प्रदेश में आदमी को क्या चाहिए, ठंड से बचाव। अभी इतनी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, अब इतना बढ़िया बिस्तर, गर्म कपड़े, अलाव हाथ सेकने के लिए कोई चीज़ का कमी नहीं। बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ हमारा। जिला प्रशासन को क्या कहेंगे आप? जिला प्रशासन हम धन्यवाद देंगे प्रभु, अपने तरफ बहुत धन्यवाद उनको देंगे कि इतना गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, निराश्रितों के लिए इतना आश्रित मतलब स्थल बनाया गया है। बहुत अच्छा है। आपका नाम बताइए। हरीश गिरी। आप रेन बसेरे में आराम कर रहे हैं, जी। किस प्रकार की सुविधाएं जिला यहाँ प्रशासन? सारी सुविधाएं जो हैं प्रशासन की सब बहुत अच्छी हैं और सारी चीज़ें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब परेशानी की चीज़ नहीं है, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। अलाव मिल रहा है यहाँ? हाँ, अलाव अब चालू हो गया और अलाव पे लोग बैठ के और अपने हाथ सेकते हैं, दूर पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है, आराम से सोते हैं। आपका नाम बताइए। रमेश शर्मा। सर्दी और मावठे के चलते अंतिम संस्कार के लिए लाए गए शव अध जले रह गए। समाज सेवी अनिल डागर ने अध जले शवों को जलाया। ठंड और मावठे के मौसम में अंतिम संस्कार के लिए लाए हुए शव अध जले रह गए हैं। ऐसे में समाज सेवी अनिल डागर द्वारा इन अध जले शवों को जलाया जा रहा है। डागर ने आरोप लगाया कि शमशान समिति द्वारा कम कंडे और लकड़ियां दिए जाने से ऐसी स्थिति बन रही है। समिति को जो लकड़ियां 150 रुपये क्विंटल में देना चाहिए, वह 700 रुपये क्विंटल में दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ठंडे मौसम और बारिश के कारण लकड़ी गीली होने की वजह से अंतिम संस्कार के बाद पूरी बॉडी जल नहीं पा रही है। प्रतिदिन शाम को वे चक्रतीर्थ पहुंचकर इन अधजली लाशों को जला रहे हैं। डागर ने बताया कि ठंड के समय में शव को जलाने में करीब 5 घंटे, बारिश के मौसम में 6 घंटे और गर्मी में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। डागर करीब 30 सालों से लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। डागर के अनुसार कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, जब बॉडी पर वजन नहीं रखा गया तो लाशें उठ जाती है, लकड़ी कम रखी जाए तब ऐसी घटनाएं होती है। लेकोड़ा सोसाइटी में 17.56 करोड़ रुपए के गबन कांड में 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आदेश के बाद लेकोड़ा समिति के 17.56 करोड़ गबन कांड के मामले में प्रबंधक सहित 4 अधिकारियों के खिलाफ चिंतामण थाना पुलिस ने 420 सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इस 17 पेज की एफआईआर में कई अन्य कर्मचारी व अधिकारियों के नामों का भी उल्लेख है, यानी वे सभी भी जांच व कार्यवाही के दायरे में आएंगे। इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे मामले में जांच आगे बढ़ेगी, आरोपियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी।
पुलिस ने ये एफआईआर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा भरतपुरी के प्रभारी शाखा प्रबंधक राजेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट पर दर्ज की है। इसके तहत ऋषिनगर निवासी नवीन मैथ्यूज, आदर्श नगर नागझिरी निवासी निशिकांत चौहान, कांकरिया चिराखान निवासी सुभाष उपाध्याय व विनायक राजूरकर के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 417, 34, 120 बी में एफआईआर की गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, उज्जैन जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित लेकोड़ा समिति में आर्थिक अनियमितता की शिकायतें किसानों के जरिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को मिली थी। इस समिति से करीब 730 किसान जुड़े हुए हैं। कलेक्टर ने दल गठित कर जांच करवाई तो 17,56,22,595 रुपए का गबन कांड सामने आया। जांच में 3 प्रबंधक और 7 लिपिक दोषी पाए गए थे। इन्होंने 2018 से 2022 तक सैकड़ों किसानों के खातों का दुरुपयोग कर गबन कांड को अंजाम दिया है। ये अधिकारी कर्मचारी अपने पदों का दुरुपयोग कर किसानों के फर्जी साइन कर पैसे निकलवाते रहे हैं। एमडी की भूमिका की भी जांच होगी। मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन के तत्कालीन स्थानीय एमडी विशेष श्रीवास्तव को निलंबित करने के लिए प्रशासनिक पत्र भोपाल लिखा गया है। दर्ज एफआईआर के 5वें पन्ने में इनकी भूमिका भी जांच के दायरे में है। तो क्या आदेश किए सर उसके अंदर? देखिए, जांच में जो कर्मचारी दोषी पाए गए थे उनको निलंबित किया गया है। जिन्होंने गबन किया उन पर एफआईआर के लिए निर्देश दिए गए हैं। आजकल में एफआईआर हो जाएगी और जिन अधिकारियों पर कार्रवाई भोपाल स्तर से होनी है वहाँ उन पर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है। फिर राशि वसूली की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना बड़ा घोटाला था और किस प्रकार से ट्रैक? जांच में जो पता चला कुल 17 करोड़ से अधिक का घोटाला पिछले 5 सालों में 2017 से 22 के बीच में हुआ है। सर, इसमें प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था लेकोड़ा की है। यहाँ के प्रबंधक द्वारा जो है एक शिकायत थाना चिंतामणि में दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा कार्यरत जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए शाखा वगैरह का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है गबन, धोखाधड़ी आदि का आरोप लगाते हुए शिकायत प्रस्तुत की थी। इस संबंध में चिंतामणि पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ इसमें प्रकरण में? इसमें 4 लोगों के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तो ये अभी विवेचना इसकी की जाएगी। फैक्ट्स जैसे सामने आएंगे उसके अनुसार जो है इसमें आगे किन किन का और इस कार्य में जो है भूमिका रही है उनका भी परीक्षण किया जाएगा और उसके अनुसार विवेचना आगे की जाएगी। कौन कौन है 4 लोग? गुरुवार सुबह कोयला फाटक स्थित रेस्टोरेंट के द्वितीय तल पर आग लग गई, जिसके कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। गुरुवार सुबह कोयला फाटक स्थित लालाश्री मिष्ठान भंडार और रेस्टोरेंट में आग लग गई। रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर बने गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने की सूचना है। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 दमकलों ने घटना स्थल पर पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने से आसपास के दुकान संचालक में डर का माहौल है। इस दुकान में ऊपरी मंजिल पर भोजन और मिठाई का निर्माण बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिसमें गैस और अन्य ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग और स्टोर किया जाता है। पास ही पेट्रोल पंप भी है, इस कारण से बड़ी घटना हो सकती थी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।